देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों और साथियों, पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत सर्वनाम, ये व्यक्ति के बारे में बताते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वह सर्वनाम होते हैं विच स्टैंड फॉर, जो स्टैंड फॉर बताते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं व्यक्ति का और अ थिंग, एक वस्तु का। एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में बताने वाले सर्वनाम को व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसमें दोनों है, पर्सन भी है और थिंग भी है, दोनों का जिक्र पर्सनल प्रोनाउन में होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज हो जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूछ ले जाए तो पर्सन के बारे में हम अटक सकते हैं, तो पर्सनल और थिंग दोनों का इंक्लूड इसमें है। तो अब देखते हैं, हम इसकी 3 काइंड्स हैं, हम इनको समझ लेते हैं, ये केस के माध्यम से, पर्सन के माध्यम से। तो रिगार्डिंग प्रोनाउन सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस में इसको हम बोलेंगे कर्ता कारक के रूप में, पजेसिव केस संबंध कारक के रूप में, एंड ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक के रूप में। इनको हमने 3 पर्सन में व्यक्ति में डिवाइड किया। प्रथम पुरुष, ये सेकंड पर्सन मध्य पुरुष, और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, जिसको हम इस तरह से मान सकते हैं। अब प्रथम पुरुष में कौन आता है? प्रथम पुरुष में आई आता है। आई कौन होता है? फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर एंड कम्स एज, और हमेशा एज ए सब्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं, एंड द स्पीकर होता है, उस वाक्य का स्पीकर वक्ता होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, उसी को हम पजेसिव रूप में यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी हम यूज करते हैं। और सेकंड होता है वी, हम, और अस, ये इसका रूप है। ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात करते हैं यू, तुम, यूर, तुम्हारा, और यू, ये इज द लिसनर। सेंटेंस में, वाक्य में ये लिसनर श्रोता के रूप में काम करता है, इसके बारे में काम किया जाता है। सेकंड पर्सन इज द लिसनर, तो ये लिसनर होता है, श्रोता होता है। ओके, इसमें यू होता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, इसमें ही, सी, इट, दे आते हैं। अब ही, वह, सी, हिज और हिम, ये हैं। थर्ड पर्सन इज टॉक्ड अबाउट, ऑफ, जिसके बारे में बताया जाता है, बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है ना। टॉक्ड अबाउट, द थर्ड पर्सन इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। उसमें ही, सी, है ना, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स एंड इट, और दे, दियर और देम। इस प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन को हम समझ सकते हैं। अब देखो ये सब है ना, ये और ये किसके लिए आ रहा है? राइट वाला किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए आ रहा है। और ये इट है ना, इसको हम थिंग्स के रूप में यूज कर सकते हैं ना, थिंग के रूप में यूज किया जाता है। तो ये दोनों, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत सूचक सर्वनाम, जिसमें इशारा करके, पॉइंट आउट करके, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, इशारा किया जाता है और उससे बताया जाता है, तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना है, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी मित्रों तक, अपने सभी जो इसके कंटेंट प्रतिभागी, आरपीएससी के या फिर स्टूडेंट्स हैं, उन तक शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। और यदि आप नए हो तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसमें आपको मिलेंगे इंग्लिश से संबंधित सारी ही जानकारी, आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आरपीएस के सदस्य हो, या चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जी हाँ साथियों, अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी देखना शुरू करते रहिए, देखते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। देखिए, व्हाट इज डेफिनेशन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स एंड पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड, उपयोग में ले जाते हैं, टू पॉइंट आउट। पॉइंट का मतलब संकेत, संकेत करने के लिए यूज में ले जाते हैं।
टुवर्ड्स तरफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करने के लिए यूज में लिया जाता है। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, बहुवचन हो सकते हैं, या पर्सन या व्यक्ति हो सकता है। एंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड पर्संस, फार, नियर एंड फार, नियर पार, दूर के, नियर एंड फार, पास और दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए, वस्तुओं के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है ना। फार के लिए कौन सा आता है, नियर के लिए कौन सा आता है, डेफ। तो देखो अब सिंगुलर में बात करें एक वचन में, तो एक वचन में कौन कौन से होते हैं, दिस, सच और दैट, ये एक वचन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। और प्लूरल की बात करो, दीस, सच और दोज, ये सच है, ये सिंगुलर के रूप में भी यूज किया जाता है और प्लूरल के रूप में भी यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखने की बात है। ओके, नोट डाउन इन नोटबुक। सेकंड बात, फा, फा, इसको फार नहीं बोलेंगे, फा, 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 देट सिंगुलर है और दोज प्लूरल है। ओके, समझ गए आप। तो सिंगुलर प्लूरल आप समझ चुके हैं, तो देख मैं आपको इसको समझाता हूं, आपको एग्जांपल दे करके। शुरू करते हैं। देखिए आप एग्जांपल्स है, यहां पे है, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, नॉट कार, दिस इज माय कार। ओके, एंड दिस कार इज माइन। ओके, तो यहां पे दिस का यूज किया जा रहा है, दिस के साथ में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये मान लो आप, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, पास वाले पार की बात करें, दिस इज माय कार। अब देखो ये कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिर, अब इसको हम इस तरह से भी लिखा जाता है, दिस कार इज माइन। तो दिस कार है, ये जो नाउन है, नाउन के बाद विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव बहुत सारे यूट्यूब में बोलते हैं, आपको सुनते हैं, बताते हैं, लेकिन वो गलत बोलते हैं। एडजेक्टिव सही प्रोनाउंसिएशन है। तो दिस कार इज माइन, यहाँ जो दिस कार के रूप में यूज किया जाए दिस कार, यहाँ पर ये जो दिस है, ये दिस किस रूप में है, ये आरपीएससी में पूछा जा चुका है। आप देखिए आरपीएससी का मैटर है, आरपीएससी, ध्यान रखिए आप इस बात को। तो दिस कार, यहाँ दिस है ना, ये है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, एंड दिस इज माय कार, ये है दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, बात करते हैं दैट इज माय हाउस, ये तो पास्ट के लिए दे, वो मेरा घर है, दैट, तो दैट सिंगल है, तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की अन, दैट इज माय हाउस। ओके, ये प्रोनाउन है। और बात करते हैं दैट हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। ओके, तो ये भी सर्वनाम है, सर्वनाम की माइन भी सर्वनाम प्रोनाउन है। अब दैट, वो घर मेरा है, तो वो घर, तो घर ये नाउन है, नाउन की क्लेरिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है। तो ये नाउन कैसे, प्रोनाउन कैसे होता है, नहीं होता ना, ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, तो ये डेमोस्ट्रेट एडजेक्टिव है। तो ये दैट हाउस माइन, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। प्रोनाउन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रतिबिंबित सर्वनाम होता है, अर्थात किसी चीज पर जोर डालकर कहने वाला जिस प्रोनाउन में बात की जाती है वो ये सर्वनाम होता है। इसकी परिभाषा के आधार पर हम समझ लेते हैं। देखो इसमें इट शोज, ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट इज इटसेल्फ अफेक्टेड। इसमें सब्जेक्ट इट इज अफेक्टेड, इसमें सब्जेक्ट कर्ता ही प्रभावित होता है। कर्ता को मुख्य तौर पर जोर देकर के दर्शाया जाता है बाय इट्स वर्ब, इसके वर्ब के द्वारा, या रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी क्रिया के एक्शन करने वाले रिसीवर प्राप्तकर्ता के द्वारा उसको प्रभावित किया जाता है, सब्जेक्ट को या वर्ब के द्वारा प्रभावित किया जाता है। एंड इट हैज अ डेफिनेट इफेक्ट, इसका कोई एक निश्चित जोर होता है सब्जेक्ट के ऊपर। एंड इट is the same as the emphatic pronoun in form, देखो ये it is the same as emphatic pronoun, emphatic pronoun और ये अर्थ में समानार्थी हैं, एक दूसरे के मिलते जुलने वाले इन फॉर्म रूप में, इनके स्वरूप में emphatic pronoun और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सामान्य मिलने वाले हैं, समान है।
तो इस प्रकार हम समझते हैं कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है और लेकिन वो सब्जेक्ट पर जोर देने वाला शब्द है, रिफ्लेक्सिव वर्ड है, वो ऑब्जेक्टिव के स्थान पर आता है, ऑब्जेक्टिव के स्थान पर वो बैठता है। तो हम इसका कुछ उदाहरण लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ। मैंने खुद ने ही मेरा होमवर्क कंप्लीट किया था। अब देखो यहाँ पे आ रहा है माई सेल्फ, लेकिन किसकी बात कर रहा है माई सेल्फ? सिर्फ इसकी आई की बात कर रहा है। मैंने खुद ने ही मेरे होमवर्क को पूरा किया था। तो यहाँ पर ये आद ऑब्जेक्ट की जगह पे रहा, लेकिन सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। आई ही इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ही जख्मी कर लिया था। ही हिमसेल्फ इंजर्ड, उसने खुद को ही जख्मी कर लिया था। तो यहाँ पर हिमसेल्फ के रूप में ये इसको हिमसेल्फ को दर्शाता है। इसके बाद सी इज अफ्रेड ऑफ हरसेल्फ, देखो हरसेल्फ ये इसके लिए, सी के लिए है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। ओके, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, देखो आई सा माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ वर्ड है, मैंने खुद को दर्पण में देखा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है और खुद की सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। रोमियो मेड हिमसेल्फ अ टीचर, रोमियो ने अपने खुद को एक टीचर बना दिया। तो ये है सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, इसी को प्रभावित कर रहा है रोमियो, ये हिमसेल्फ रोमियो के लिए आ रहा है। रोमियो ने अपने आप को टीचर बना दिया था। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस प्रकार से सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ नहीं आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। जो सब्जेक्ट के साथ आएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट के साथ में आ रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं। तो वी यूज सम पर्सनल प्रोनाउन, हम कुछ व्यक्तिगत सर्वनाम का ही उपयोग में लेते हैं, विद उनके साथ जोड़ देते हैं। सेल्फ या सेल्वेज, सिंगुलर हो तो सेल्फ जुड़ जाता है और प्लूरल हो तो सेल्वेज जुड़ जाएगा। ओके, जैसे यू है, अगर यू सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर यूर सेल्फ जुड़ जाएगा, और इसमें प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो सेल्वेज जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ओके, टू कन्वे एम्फेसिस ऑन द नाउन, नाउन पर एम्फेसिस करने दर्शाने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के साथ में सेल या सेल का उपयोग किया जाता है। समझ में एक बात, सब्जेक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, उस पर ज्यादा दबाव डालने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के साथ में सेल या सेल्वे जोड़ करके उसको प्रभावित या इंगित किया जाता है। इस प्रकार के सर्वनाम को एम्फेटिक सर्वनाम कहते हैं। हम लेते हैं कुछ उदाहरण, देखिए आप। आई माई सेल्फ गेव हिम दिस पेन, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने ही गेव हिम दिस पेन, ये पेन मैंने खुद ने ही दिया है। तो यहाँ पर पर्सनल एम्फेटिक, इस आई पर्सनल प्रोनाउन है, इस पर जोर डाला है तो पर्सनल प्रोनाउन एम्फेटिक हो गया है। ओके, उसके बाद देखो दे देमसेल्व्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे देमसेल्व्स जो खुद ही, देखो सब्जेक्ट के साथ दे रहा है ये, उसमें ऑब्जेक्ट के साथ आता था, तो इसमें शेयर दे रहा है। दे खुद आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ इट, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। यू योरसेल्फ, तुम स्वयं, प्रोमिस्ड, तुमने खुद ने वादा किया था, टू मीट मी हियर, यहाँ पर तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए तुमने खुद ने वादा किया था। तो ये भी प्रोनाउन एम्फेटिक कर रहा है ना। फिनिश इट टुडे इटसेल्फ, अब देखो आप यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ टाइम को एम्फेटिक करता है, इसमें टाइम प्लेस, जो इसमें टाइम प्लेस प्रोनाउन सबको एम्फेटिक करता है। फिनिश इट टुडे, आज इसको खत्म कर दो, इटसेल्फ, आज ही, इसको आज ही खत्म कीजिए, इटसेल्फ टुडे। ये इटसेल्फ है ना, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसका संबंध बता रहा है, टुडे इटसेल्फ। ओके, तो टाइम इम्फेक्टिव हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन, रीड इट हियर इटसेल्फ, इसको पढ़ो हियर, यहाँ, इटसेल्फ, यहाँ ही इसको पढ़ के बताओ। तो ये प्लेस इम्फेटिक बता रहा है।
ठीक है, ये प्लेस इंपेटिव बता रहा है, तो ये हेयर के साथ में आया हुआ है। तो जिस भी के साथ में आता है उसके साथ में इसका यूज किया जाता है तो वो इंपेटिव हो जाता है। यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। Hi guys, dear students, this is a distributive pronoun and in this pronoun इसमें वाक्य में दिए गए सभी व्यक्ति वस्तुओं के प्रत्येक के बारे में बताया जाता है, प्रत्येक के बारे में इसमें वर्णन किया जाता है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन, प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन, पर्सन के लिए रेफर किया जाता है, थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम, एक बार में एक व्यक्ति पर एक वस्तु के लिए उसमें संकेत किया जाता है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। देखो आप, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सिंगुलर होता है एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। ये भी असता है कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब्स के साथ सिंगुलर वर्ब फॉलो करती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल ईच, आइदर, नाइदर, आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक के बारे में वर्णन किया जाता है और प्रत्येक के बारे में सूचित किया जाता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम उदाहरण लेते हैं, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर द टू पर्सन। देखो इसमें आइदर होते हैं और नाइदर होते हैं, वो दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है। और आइदर मीन्स वन और अदर ऑफ टू। आइदर का मतलब होता है वन, या तो एक या दो में से दूसरा, दो में से दूसरा पर। और नीदर मीन्स नॉट वन, कोई सा भी नहीं, और नॉर ऑफ द अदर्स, द अदर ऑफ द टू, दूसरे में दो व्यक्ति में दूसरा व्यक्ति नीदर के लिए यूज किया जाता है। दोनों में से, दूसरों में से कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। एनी एंड एनीवन एंड नन एंड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। एनी, नो वन और नन, ये मोर देन टू पर्सन के लिए इंगित किया जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। हमेशा सिंगुलर वर्ब्स यूज की जाती है इनके साथ में, और ये सिंगुलर ही कहलाते हैं। हमेशा इनके साथ कभी भी आए तो आपको सिंगुलर का ही प्रयोग करना है। यह आएगा आइदर, तो यहां पर क्या लिखोगे, आइदर स्टूडेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट इज प्रेजेंट। आर नहीं आएगा इसमें, है ना, इज आएगा, आर नहीं आएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे होते हैं, तो हमेशा वो सिंगुलर में, जैसे ऑल आ जाए, ऑल यहां पे है। अब इसमें आपको इज बढ़ना है या फिर आर बढ़ना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसमें तो आल होते हुए भी यहाँ पे आल इज आएगा, यहाँ पे आल इज वेल। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को प्रयोग में ला सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपके लिए बहुत साबित होगा। आरपीएससी की तैयारी करने वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। आपके और स्कूल कक्षा 11 के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत उपयोगी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, ये आपके लिए अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाय डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम करने वाले हैं अनिश्चित सर्वनाम क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, अनिश्चित का मतलब जिसमें निश्चितता नहीं होती है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है उसका पता नहीं रहता, सामान्य जनरल में की जाती है। तो मैं देखो आप डेफिनेशन से, इन प्रोनाउन, द प्रोनाउन वह नाउन प्रोनाउन सर्वनाम विच जो कि रिफर, इसका जो रेफर नहीं बोलोगे, बोलोगे रिफर टू पर्सन, एक पर्सन को रिफर करता है या फिर थिंग वस्तु को करता है इन अ जनरल वे, इन अ जनरल
वे, जनरल वे में बात करता है। प्रोनाउन होते हैं जो जनरल वे में रिफर करते हैं। रिफर का मतलब किसी बात को बताते हैं, किसी वस्तु के बारे में जनसामान्य तरीके में बताते हैं। नॉट ए पर्टिकुलर वे, किसी विशेष तरीके में नहीं बताया जाता है। इज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसको हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर ले तो देखो वन, हम वन का यूज करते हैं तो उसमें किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं लगता। ऑल सभी के लिए, सम, एनी, नन, समबडी, एनीबडी, दे, फ्यू, मेनी, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समथिंग एंड नथिंग एक्सेट्रा। ये सब होते हैं ये सब जो प्रोनाउंस होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या अंतर है मैं बता देता हूं विशेषण में। नन ऑफ दीज बुक्स आर गुड, नन, यहां पर नन प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑफ दीज बुक से अलग है ना, तो आर गुड, इन बुकों में, इन किताबों में से कोई भी किताब अच्छी नहीं है। इसका मतलब कोई भी, कौन सी किताब में से कौन सी किताब अच्छी नहीं है इसके बारे में कोई पता नहीं, जनरल में कहा गया। नोबडी, कोई भी व्यक्ति नहीं। विल हेल्प यू, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। नोबडी, नोबडी भी इंडेफिनिट, मतलब कोई, किसी व्यक्ति के बारे में, सभी के बारे में बताए, कोई भी दुनिया में कोई व्यक्ति जो तेरी सहायता नहीं करेगा। ऑल इज वेल, ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कहावत है। ऑल इज वेल, देखो ऑल मतलब सभी अच्छा है, जो सभी अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। कर भला तो हो भला, है ना, ये है इसका। अब देखो इसमें यहाँ ऑल सिंगल, इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन के रूप में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ ऑल बुक्स आ गया, आर यूजफुल, ऑल बुक्स यहाँ नाउन है तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ऑल बुक्स आर यूजफुल। इस प्रकार से ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इसमें प्रैक्टिस सीट बनाएंगे, उसमें जो सेशन लूंगा उसमें इसकी प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो जानते हो आप, पढ़ाई भी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन that is used to ask a question. Interrogative pronoun प्रश्न पूछने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। In the beginning of a sentence, sentence के शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में प्रश्न पूछने के लिए इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। they are, जो कौन कौन से होते हैं, they are, who, whose and whom, ये इंपॉर्टेंट है। and what and which, ये है who, whose, whom, what and which। अब मैं बता दूं आपको, who and whose and whom ये तो आता है पर्सन, व्यक्ति के लिए आते हैं, ठीक है। अब कहाँ आता है, who तो आता है सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। who जाता है पॉजिटिव केस में, संबंधवाचक कारक पे आता है। और whom आता है ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा whose का, whom का यूज किया जाता है। whom इसका, अगर इसको हम whom से प्रश्न करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, इसका आंसर ऑब्जेक्ट होगा। यदि हु से करेंगे तो इसका पॉजेसिव होगा, एंड हु से तो इसका सीधा सीधा सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। एंड व्हाट, देखो व्हाट एंड विच, ये व्हाट है और ये विच है। व्हाट तो जनरली प्रोफेशन, व्यवसाय या नाम या वस्तुओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, सामान्य जनरली जो बहुत सारे होते हैं उनके बारे में। और लेकिन जो विच है वो सीमित मात्रा में होते हैं, उनमें चॉइस या सिलेक्टेड दर्शाने के लिए विच का यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब लेट्स टेक एग्जामिनेशन, सॉरी लेट्स टेक एग्जांपल्स नाउ। हु गिव यू दिस पेन, तुमको ये पेन किसने दिया, तो हु इज क्वेश्चन हियर, हु इज। अब देखो आप, इंपॉर्टेंट बात है, हु के साथ में डू या डज या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। whom do you want to see, तुम किसको मिलना चाहते हो, तो इसका आंसर होगा I want to meet Mr. राम, मैं राम से या मैं श्याम से मिलना चाहता हूँ, तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव जगह पे आएगा। What is your name, अब देखो नेम बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए मैंने बताया था, तो what is आपका नाम क्या है ना। उसके बाद in which class do you read, अब देखो which का प्रयोग करें तो यहाँ आएगा in which class do
यू रीड। आप कौन सी क्लास में, अब देखो 12 क्लास है अपने स्कूल में, 8 क्लास है, 8 क्लास होती है, प्राइमरी स्कूल 5th क्लास, तो इन विच क्लास डू यू रीड, तो उसमें लिमिटेड है, उसमें चॉइस किया गया है, तो आई रीड इन 7th क्लास। ये था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं बता देता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउंस दैट रिलेट्स टू अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट में बताते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं, डेट गोज जस्ट बिफोर इट, जो इसके पहले होता है उसके बारे में ये कुछ जानकारी देते हैं। ओके, तो दे आर, अब देखो इसमें ले लेते हैं इधर से, दे आर, अब उसमें कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से वो बता देता हूं मैं। दे आर विच है, हु है, दैट है। अब हु के साथ तीनों आ जाएंगे, हु, हुज और हुम, तीनों ही साथ में है, जो व्यक्ति के लिए आता है। विच जो वस्तु के लिए आता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और लिविंग थिंग्स भी आता है, व्यक्तियों के अलावा जैसे वो होते हैं उनके लिए आता है। एंड दैट एनिमेट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों के लिए दैट का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट। कभी कभी व्यक्ति के साथ दैट आ जाता है तो भूल जाते हैं, तो अब हम उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन दैट के साथ जो व्यक्ति के साथ दैट आ जाता है तो वो भी सही होता है। लेट्स टेक एग्जांपल्स हियर। रानी हु इज अ टीचर लिव्स इन बूंदी। रानी जो एक टीचर है जो बूंदी में रहती है, रानी एक अध्यापक है जो बूंदी में रहती है। रानी, अब यहाँ पे जो, तो हु आ जाएगा, हुम नहीं आएगा, जिसको नहीं, जो इज अ टीचर, तो हु सब्जेक्ट के साथ है, वर्ब से पहले हु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पीपल ईट बनाना, व्यक्ति केला खाते हैं, खाते हैं ना केला। जो कि, विच जो कि, इज डाइजेस्टिव, जो बॉडी के लिए अच्छे डाइजेस्टिव होते हैं, तो यहाँ इसके लिए बनाने के लिए विच आ गया। ठीक है, इसके लिए दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव भी हो सकता है। दिस इज द शॉप, ये एक दुकान है। अब दुकान के लिए किसका यूज करोगे आप, ओके, इसका दैट का। दैट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द एमएलए, जो, और ये भी विच भी आ जाता है, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय एमएलए, एमएलए के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ओके, विच इज ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर है। विच इज ब्यूटीफुल, है ना। दैट भी आ सकता है यहाँ पे, दैट इज, ये दोनों सही है, दैट इज ब्यूटीफुल। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस थे। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हर वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्धारित है, तो आप इससे लंबे समय तक जुड़ सकते हो और आप नए से नए टॉपिक का वीडियो आपको देखने को मिलेगा एक के बाद एक। तो आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत साबित होगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नया से नया आने वाला हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।